Hello everyone, I hope you are doing well and welcome back to your own educational hub channel where you learn together, grow together. So आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ उस टॉपिक का नाम है रोल फंक्शंस एंड नेटवर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक NCTE, NUEPA एंड SCERT। तो बिफोर अब इसको समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये टॉपिक अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाती हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करना, और मैं आशा करती हूँ आपको मैं अच्छे से टॉपिक समझा पाऊँ। देख लेते हैं कि आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर जानेंगे व्हाट इज़ NCTE क्या है, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसके एम्स पढ़ेंगे, देन रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ NCTE। देन उसके बाद हम देखेंगे न्यूपा NUEPA, जिसके हम हिस्ट्री देखेंगे, एम्स, देन अगेन रोल एंड फंक्शंस ऑफ न्यूपा। देन द लास्ट इज SCERT के बारे में जानेंगे, इसकी हिस्ट्री, एम्स, रोल्स, फंक्शंस, और लास्ट में कंक्लूजन करेंगे इस पूरी PPT का। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि जो एजुकेशन है हमारा, हमने देखा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो एक ऐसा सोर्स है फॉर्मल एजुकेशन का सोसाइटी के लिए, जिसकी वजह से क्या है, जो एजुकेशन है वो सोसाइटी में एक तो स्प्रेड हो रही है और उसकी इम्पॉर्टेंस जो है दिन पे दिन बढ़ रही है। अगर जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे उतनी ही एजुकेशन जो है एक टीचर इम्पार्ट करेगा और जो बच्चे हैं वहाँ से उस चीज़ को गेन करेंगे। और हर एक नेशन की अगर हम बात करें, एवरी नेशन शुड वर्क अपॉन बिल्डिंग, मतलब इस तरह के जो हर एक नेशन को ये देखना चाहिए कि जितने ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पॉसिबल हो वो बनाए, ताकि क्या हो, प्रोवाइड जिसके थ्रू वो क्वालिटी एजुकेशन और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर सके, और हमारे जो यूथ के आज के जनरेशन को उसको कॉम्पिटिटिव और सेल्फ रिलायंट बना सकें, जितना पॉसिबल हो सके उतना उसमें कॉम्पिटिटिव या सेल्फ रिलायंट की जो एक भावना है वो डेवलप कर सकें। और इस तरह से देखा गया जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एकेडमिक बैकअप है, एक लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, गाइडेंस है और सजेशंस हैं, किसके लिए, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए एजुकेशन में, थ्रू रीओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल कंटेंट। मतलब कि अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से क्या हो रहा है कि हमारी जो एजुकेशन है हम उस पर सुधार कर पाएंगे, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है थ्रू रीओरिएंटेशन का मतलब है दोबारा से एक चीज़ के ऊपर उसको चेंज करना। रीओरिएंटेशन का मतलब एक ऐसा एक्शन लेना कि हम दोबारा से किसी चीज़ को, डायरेक्शन को चेंज कर सकें कि किस तरफ किसी चीज़ को लेकर जाना। तो यहाँ पे एजुकेशन की बात करें कि एजुकेशनल कंटेंट जो हम बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कैसा कंटेंट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कैसी हो रही है, इंडिया जो है हमारे स्पेसिफिकली कंटेक्स्ट में बात करें इंडिया के, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं या उसको रीओरिएंटेशन किया जा रहा है ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है पर्टिकुलरली इंडिया का, उसको इम्प्रूवमेंट की जा सके। तो NEP में जो अभी लेटेस्ट NEP 2020 में भी फोकस किया गया कि एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कि बच्चा जो है लर्न करे, कैसे लर्निंग बाय डूइंग हो, रादर देन कंटेक्चुअलाइज नहीं होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाई जानी चाहिए। तो ये सब सारे हम इसमें अब इंस्टीट्यूशंस के बारे में आगे पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहला है NCTE, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये काउंसिल है, कैसी काउंसिल है, जो कि एक टीचर एजुकेशन के लिए बनाई गई है। क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि एक सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, एक ऐसी बॉडी है जो मैनेज करती है किसी भी एजुकेशन को, किसकी एजुकेशन, जो टीचर एजुकेशन को जो प्रोवाइड की जा रही है, टीचर जो एजुकेटेड है वो कितना, किस लेवल की स्किल्स जो है उसको चाहिए पढ़ाने के लिए बच्चों को, उसकी भी डेवलपमेंट की बात की गई है इस काउंसिल में। और ये क्या और इस तरह का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, डिज़ाइन करने में करिकुलम को, और इवैल्यूएट करने में जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है पर्टिकुलरली टीचर्स के रिगार्डिंग कि किस तरह का करिकुलम या डिज़ाइनिंग की जाएगी कि एक जो करिकुलम एक स्टैंडर्ड मेंटेन है कि जो छोटी प्राइमरी एज के बच्चों को कौन से लेवल का कंटेंट पढ़ाना है, किस तरह का वो कंटेंट होना चाहिए और वो डिलीवर कैसे होगा उन बच्चों तक, वो सारी एजुकेशन जो है टीचर को प्रोवाइड की जाती है कि वो इफ़ेक्टिवली प्रोवाइड करे बच्चों को, वो सीख सकें उस चीज़ को, लर्निंग उनकी अच्छी हो। तो वो सब यहाँ पर ये हेल्प करते हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा ये क्या बिल्ड कर रहा है और एस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड नॉर्म्स,
एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नॉर्म जो है सेट कर दिया गया है, मतलब लेवल ऑफ क्वालिटी, कि इस तरह के ये स्टैंडर्ड है, इससे नीचे नहीं हमको कोई काम करना, इतना तो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। इस तरह के नॉर्म्स कुछ बना दिए गए हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि ज़रूरी है एक इंडिविजुअल के लिए टू बिकम एन एडुकेटर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब देखो स्कूल या कॉलेजेस में अब हम कोई भी टीचर या ऐसी प्रोफेसर नहीं बन सकता, उसको एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि जब तक ये इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होगी तब तक वो टीचर नहीं बन पाएगा, या कुछ टेस्ट वगैरह क्लियर करने पड़ते, तो ये सब इसमें आता है। काउंसिल इज़ वन ऑफ द प्रोविंशियल बॉडीज़ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। प्रोविंशियल बॉडी का मतलब है ऐसी बॉडी जिसमें क्या है कि भविष्य को लेकर कुछ परिवर्तन संभावित हो, मतलब जिसमें हम देख सके आगे क्या क्या हमको चेंजेस लाने हैं। तो इस तरह की बॉडी बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू अंडर द एक्ट ऑफ 1993 में, जो कि जिन्होंने क्या स्टार्ट किया कि ये फोकस करेंगे प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स और प्रोसेसेस पे टीचर एजुकेशन की इंडिया में। तो किस तरह के प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, स्टैंडर्ड क्या क्या होंगे, ये भी सब कौन हैंडल कर रहा है, NCTE। देन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है जो कि कानून के द्वारा निर्धारित की गई है, जो कि एग्जिस्टेंस में आई थी। किसके एग्जिस्टेंस में आई थी? इन द परस्यूरेंस ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट के तहत इसको लाया गया था, और जो कि इन्फोर्स्ड हुई थी ऑन द 1 जुलाई 1995 में इसको इन्फोर्स किया गया। देन NCTE जो है एफिलेटेड है। एफिलेटेड का मतलब किसी भी बड़ी संस्था से जब इसका कुछ संबंध होता है तो ये एफिलेटेड है, ये जुड़ी हुई है किससे? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से इसका लिंक है। और एडिशनली ये देखा गया कि इसके कई सारे रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जैसे कि भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर एंड बैंगलोर। तो ये था NCTE का कुछ हमने इंट्रोडक्शन। अब इसकी कुछ हिस्ट्री जानते हैं, ये कैसे आया। 1995 से पहले की बात करें, जो NCTE था उसकी हैड एग्जिस्टेड सिंस 1973 से इसकी एग्जिस्टेंस है एज गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडी के तौर पर ये एग्जिस्ट कर रहा था, कि सिर्फ एडवाइस करता था एंड नॉट एट अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन। इसको नहीं बनाया गया था ताकि वो कुछ प्रोग्रेस देखे टीचर की एजुकेशन को, ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट एक एडवाइजरी बॉडी था। बट लेटर ऑन जो भी देखा गया हमने कि इसको एस्टेब्लिश किया गया एज सेपरेट बॉडी। NPE 1986 में क्या है कि एज़ पर NCT's ओन एडमिशन के तहत अगर इसमें कुछ एडमिशन्स करनी है, ये फेल हो रही थी किसमें, कि ये ओवरलुक नहीं कर पा रही थी, अच्छे से काम नहीं देख पा रही थी, टू एन एक्सटेंट रेगुलराइजिंग नॉर्म्स प्रोसेसेस इन टीचर्स एजुकेशन इन इंडिया। मतलब कहीं ना कहीं लैक ऑफ फॉर्मल ज्यूरिडिक्शन था, इसको नहीं पता था हमारी किस दायरे में ये फॉल करती है, कहाँ तक का इनको वर्क जो है ओवरलुक करना है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ये फेस कर रहे थे। तो उसके इफ़ेक्ट में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने ये अलाउ किया कि वो एक सेपरेट जो भी सेटिंग अप करेंगे गवर्नमेंट अथॉराइज इंस्टीट्यूशन की विद फॉर्मल पावर, जिसके पास पूरी खुद की फॉर्मल पावर्स होंगी, कि वो अपने अकॉर्डिंग एक ज्यूरिडिक्शन होगा उनका कि किस किस के तहत वो किसके अंडर वो काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे, वो सब जो है इन्होंने अलाउ किया। फिर अंडर द काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के अंडर इसको इन्फोर्स किया गया था 1 जुलाई 1995 में, ताकि ये फॉर्मली, अब उनके पास फॉर्मली पावर्स आ गई, तो फॉर्मली उन्होंने ओवरसी मतलब सारा काम जो है वो देखना शुरू किया। एडवाइस तो करते थे पहले, बट अब वो सारा काम उनके कंट्रोल में आ गया। तो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने लगे, प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस जो भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉल करते हैं वो सारा काम इन्होंने संभाल लिया। इसके एम क्या हो सकते हैं? सबसे पहला एम है, जो काउंसिल है ये इंश्योर करता है कि देयर इज़ अ डेवलप्ड एंड यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एजुकेशन का टीचर्स के बीच में थ्रू आउट द कंट्री। मतलब कंट्री में, हमारे इंडिया में जो भी टीचर्स हैं जो भी लिंक्ड है एक दूसरे से इंस्टीट्यूशन से, तो वो उनका जो है फॉर्मल एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, डेवलप्ड और यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेशन उनके बीच होना चाहिए। नेक्स्ट, ये हेल्प करता है कि रेगुलेट कर सके, किसको रेगुलेट करे? स्पेसिफिक प्लान्स और इजीली मेंटेन्ड नॉर्म्स एंड सिग्निफिकेंट स्टैंडर्ड। जो इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी कॉलेज या स्कूल में टीचर या प्रोफेसर बनने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं,
कि आपको ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा या कुछ क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है, तो इसी के तहत ये कुछ रेगुलेशन स्पेसिफिक प्लान्स बनाते हैं जो कि ईजिली मेंटेन किए जा सके और इसको फॉलो अप किया जा सके टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग। देन काउंसिल फैसिलिटेट क्या करती है, ये ईजी कर देती है कि और इलेबोरेट ट्रेनिंग को जो भी एस्पायरिंग टीचर होता है प्रोफेशनल में, प्री प्राइमरी के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए या सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टेजेस के लिए जो बनने आता है ना, टीचर बनना है, तो उसको एस्पायर किया जाता है, लाइक उनके लिए इलेबोरेट करते हैं ट्रेनिंग को, ईजी वे में उनको प्रोवाइड की जाती है। डिटरमाइन द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स, दैट मीन्स कि ये क्या करते हैं कि किस तरह से स्टेप्स बने हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके टीचर कैपेसिटी को और स्ट्रेंथन किया जाता है। एंड द अल्टीमेट एम टू इम्प्रूव एंड डेवलप द ट्रांजेक्शन ऑफ द क्लासरूम, मतलब एक टीचर जो है किस तरह से अपना पेडागोजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, बच्चे को नॉलेज को प्रोवाइड करेगा कि वो बच्चा जो है उस चीज़ को समझ पाए, तो वो सब ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप और प्रोसीजर को भी डिटरमाइन करते हैं। देन इट प्रोवाइड्स एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं विद द एम ऑफ एनकरेजिंग टीचर्स को इनकरेज करते हुए, क्या करते हुए इनकरेज कर रहे हैं किसमें, टू पे अटेंशन टू स्टूडेंट्स नीड, ये उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि एक टीचर जो है उसको पता होना चाहिए कि एक बच्चे की नीड क्या है। इसके साथ साथ यहाँ भी ये भी देखते हैं कि जो गोल है वो ये है कि वो इम्प्लीमेंट करे स्ट्रैटेजीज़ को, ताकि जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम एरियाज़ है वो उनकी उसको आइडेंटिफाई कर सके कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, और उसको असिस्ट कर सके उस पर, ताकि वो लर्निंग गोल्स को अकम्प्लिश कर सके। ये सब इनका एम है। रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ NCTE, इसके क्या रोल्स और फंक्शंस हैं? ये काउंसिल जो है मैनेज करती है, कंडक्ट करवाती है काफ़ी सर्वेस को, और ये स्टडी करती है जो एक्सप्लोर किए गए वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन है उसको, और पब्लिश करती है उनके रिजल्ट्स को, जो भी उन्होंने रिसर्च वर्क किया होता है उसको एक्सप्लोर करके ये सब करती हैं। देन द काउंसिल मेक्स रिकमेंडेशंस, अब ये कुछ रिकमेंडेशंस भी बनाती हैं, तो किसको देती है रिकमेंडेशन? टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को, एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को। किसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन? इन रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल प्लान्स, कि किस तरह के प्लान्स या प्रोग्राम्स को लेकर आना है, बनाना है इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। प्रोवाइड्स नेसेसरी गाइडलाइंस, अब कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं कि जिसको फॉलो अप किए जाएंगे बाय द टीचर इन रिगार्ड्स टू मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है फॉर अ पर्सन जो क्वालिफाई करेगा या एम्प्लॉय होगा एज अ टीचर इन इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ना, कुछ गाइडलाइंस, वही फॉलो करके ही एक कोई भी पर्सन जो है एस्पायर कर सकता है टू अ टीचर, फॉर बिकमिंग अ टीचर। ठीक है, बनने के लिए उसको वो फॉलो अप करना ही पड़ेगा गाइडलाइंस को। देन इट प्रोवाइड्स नॉर्म्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ कोर्सेज और ट्रेनिंग। अब ये क्या करती है, कुछ नॉर्म्स किसी भी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ कोर्सेज जो बनाए गए हैं या ट्रेनिंग है उसके रिगार्डिंग कुछ नॉर्म्स और कैटेगरीज़ हैं टीचर एजुकेशन के लिए, जिसमें क्या इंक्लूड किया गया है? मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन होता है फॉर एडमिशन, देयर ऑफ द मेथड ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट्स, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कंटेंट एंड मोड ऑफ द करिकुलम। तो ये सब भी कौन प्रोवाइड करता है? NCTE कर रहा है कि टीचर एजुकेशन के लिए जो कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी के कोर्सेज बनाए गए हैं उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या एज होगा, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तो ये सब इनका फंक्शन और रोल है जो ये प्रोवाइड करते हैं। देन गाइडलाइंस फॉर कॉम्प्लाइंस बाय रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। अब ये किस तरह की गाइडलाइंस दे रहे हैं कि कोई भी न्यू कोर्सेज है जो स्टार्ट करने हैं या कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है या कोई भी फिज़िकल या इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है या स्टाफिंग पैटर्न और स्टाफ क्वालिफिकेशन, इस तरह की जो गाइडलाइंस है ये सारी जो है इनके थ्रू प्रोवाइड की जाती है। देन गाइडलाइंस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? गाइडलाइंस इन रिगार्ड टू ट्यूशन फीस के रिगार्डिंग एंड अदर फीस चार्जेबल बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। जो भी जितनी फीस ले रही हैं या चार्ज कर रही हैं इन कोर्सेज़ के लिए, वो सब भी ये सेट करते हैं। इट एनकरेजेस एंड कंडक्ट्स इनोवेशन एंड रिसर्च। ये काफ़ी तरह की कंडक्ट करते हैं क्या? इनोवेशन और रिसर्च को। कई सारे टीचर एजुकेशन के ही कंटेक्स्ट में बात करें तो उसमें कई सारी पब्लिकेशन जो होती है पब्लिश की जाती है, इनके रिजल्ट्स को जो रिसर्च वर्क किए जाते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। द काउंसिल एग्जामिन्स एंड
रिव्यूज़ पीरियोडिकली। अब देखो जो ये काउंसिल है ये क्या करती है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने किया है नॉर्म्स का, गाइडलाइंस का, स्टैंडर्ड्स का, जो कि इनके द्वारा ही बनाए गए हैं, काउंसिल और सूटेबली एडवाइजेज द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो इनके थ्रू ही ये क्या करते हैं, एग्जामिन कर रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं पीरियोडिकली कि क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, उसको एग्जामिन किस हद तक वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, या प्रॉपर चेकिंग टाइप भी हम कह सकते हैं कि एग्जामिन कर रहे हैं और रिव्यू किया जा रहा है उसको पीरियोडिकली। देन काउंसिल टेक्स ऑल नेसेसरी एक्शन एंड स्टेप्स, जितने भी नेसेसरी एक्शंस हैं, स्टेप्स रिगार्डिंग व्हाट प्रिवेंट द कमर्शलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। कमर्शलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर टीचर एजुकेशन का कि एक सिर्फ एक ज़रिया नहीं बनाना, इनकम का सोर्स नहीं बनाना है टीचर एजुकेशन को, ये ध्यान रखती हैं, ये ऐसे स्टेप्स लेती हैं कि पूरी प्रॉपरली इसको कमर्शलाइज ना करके टीचर एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो नॉलेज को इम्पार्ट करने में हेल्प करे, बजाय कि वो कमर्शलाइज बन जाए टोटली। Now we will move further to NUPA, NUEPA, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक ऑटोनोमस बॉडी का मतलब है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी तरह से या पार्शली रन करता है कोई भी फंड्स या ग्रांट्स जो उसके कंट्रोल में होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। हम इसको कह सकते हैं एक ऐसी बॉडी है जिसके पास कुछ लाइक कंट्रोल होता है, मींस एक मैनेजमेंट के साथ प्लानिंग और बिल्ड कर रही है एजुकेशनल पॉलिसी को, जिसको बोला गया है नोन एज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1962 में एज यूनेस्को एशियन सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स। ये कैसे एस्टेब्लिश की गई थी, एज यूनेस्को एशियन सेंटर के तौर पे एजुकेशनल प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सुपरवाइजर्स, जो कि बाद में क्या बन गई, विच बिकेम द एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसको बना दिया गया था इन 1965। अब पहले हम यूनेस्को देख लेते हैं। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एशियन सेंटर वो सारी यूनाइटेड एजुकेशनल, हम इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेनली इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले इसको ये डिक्लेयर किया गया था, लेकिन बाद में इसको एशियन इंस्टीट्यूट बता दिया गया था एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का 1965 में। देन नेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी इसको कह सकते हैं, जो कि एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको NIEPA या NUEPA भी बोला जाता है, जिसमें ऑक्यूपाई किया गया एक यूनिक पोजीशन है किसकी, इन द नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मतलब जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, जो नेटवर्किंग है एजुकेशन, इतने नेटवर्क बने हुए हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, तो एक यूनिक पोजीशन है इसमें फॉल करती है, जिसमें कि कई सारे फंक्शंस हैं जो कवर करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम को ऑफ एकेडमिक, जिसमें डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस की बात की गई है। बोल सकते हैं कि एक बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस का मतलब है कि यहाँ पर मतलब डिवीजन्स हैं इसकी, कई सारी सब डिवीजन्स इसकी देखी जा सकती हैं। और ये क्या है, एक इज़ अ रिसर्च फोकस्ड, न्यूपा जो है इज़ अ रिसर्च फोकस यूनिवर्सिटी है जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और जो इंस्टीट्यूट है इसका जो सेटअप किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब जाना जाता है बाय द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। और जो भी प्रोसीजर है इस ऑर्गेनाइजेशन में वो कैरिड ऑन किए जाते हैं थ्रू ट्रेनिंग। जो भी कोई सारे हमारे प्रोसीजर्स बनने हैं, स्टेप्स बनने हैं, तो वो कैसे ट्रेनिंग के थ्रू, रिसर्च के थ्रू और डिसमिनेशन और कंसल्टेंसी एक्टिविटीज़ के थ्रू ये इसको कैरी फॉरवर्ड, आगे कैरी ऑन किया जाता है। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव हिस्ट्री की बात करते हैं, न्यूपा कैसे बनी, कैसे आई। अभी हमने देखा इसको इंस्टीट्यूट बोला गया, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, न्यूपा जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका ओरिजिन हम देख सकते हैं बैक टू 1962 से बात करेंगे, जब यूनेस्को जो है यूनेस्को ने एस्टेब्लिश किया द एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स को यूनेस्को ने एस्टेब्लिश किया। लेकिन बाद में इसको कंसीडर किया गया एज एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन 1965। देखो पहले इसको एज एशियन रीजनल सेंटर डिक्लेयर किया गया था
किसके लिए, सेम एजुकेशनल प्लानर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन इसको बाद में एशियन इंस्टीट्यूट कहा गया ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग का, जो कि 1962 और 65 में हम बात करी हमने। इसके बाद हमने देखा 1973 में, देखते हैं क्या था। देन इट वॉज लेटर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके ऊपर टेक ओवर अपना लिया और इसको रीनेम्ड किया एज द नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इन 1973 में इसको दोबारा रीनेम किया गया। देन सब्सिक्वेंटली विद द इंक्रीज रोल्स, अब देखा गया कि इसमें काफ़ी सारे रोल्स और फंक्शन जो थे नेशनल स्टाफ कॉलेज के, पर्टिकुलरली कैपेसिटी बिल्डिंग या रिसर्च वर्क, प्रोफेशनल सपोर्ट सर्विसेज के रिगार्डिंग बहुत बढ़ चुके थे गवर्नमेंट के लिए, तो इन्होंने इसको अगेन रीनेम किया गया एज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन 1979 में इसको दोबारा रीनेम किया। देन इन फाइनली इन 2006 में NIEPA को वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ डीम टू बी यूनिवर्सिटी, मतलब इसको एज करार दिया गया यूनिवर्सिटी के तौर पर, इसीलिए इसको फिर न्यूपा का नाम दिया गया 1979 और हमने 2006 यहाँ पर बात की। देन मूव्स ऑफ न्यूपा क्या है, NUEPA, ये सबसे पहले क्या करती हैं, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च। कितने तरह के जो एजुकेशनल प्लानिंग के कंटेक्स्ट में बात करें एस्पेक्ट में, या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क या एलाइड डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग जिसमें कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं, प्लानिंग टेक्निक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, जितने भी रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स डिसिप्लिन्स वगैरह फॉलो करने हैं इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया और अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके बीच का जो प्रमोट करना, जो वर्क प्लानिंग को प्रमोट करना और कोऑर्डिनेट करना इन रिसर्च को, ये इनका काम है। देन ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स और मीटिंग, सेमिनार्स कई सारे, जिसमें कि ब्रीफिंग दी जाती है। किसकी ब्रीफिंग, ऐसे सेशंस होते हैं जिसमें एजुकेशनल पर्सोनल ऑफ द सेंट्रल या स्टेट और सब नेशनल गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर कई सारी कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, मीटिंग्स और सेमिनार्स को कंडक्ट किया जाता है इनके थ्रू। देन कोलैबोरेट विद अदर एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये जो एशियन, इसको जैसे कि एशियन लेवल पर इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया, तो ये कोलैबोरेट करती हैं कई सारी एजेंसीज़ के साथ, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें कि इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी आती हैं, द यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, और कई सारे ऐसे अलाइड इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के और अब्रॉड के भी, जिसमें कि कंसीडर किया गया है कि नेसेसरी है जो कि प्रमोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव, जो भी कोई ऑब्जेक्टिव्स है उसको यहाँ पर प्रमोशन की जाती है। देन टू ऑफ़र, ये क्या ऑफ़र करती है, MPhil, PhD और पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स और अवार्ड डिग्रीज़ को एजुकेशनल पॉलिसी के तहत या प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में ये उसको ऑफ़र करती है। मूविंग फर्दर, रोल्स, वी हैव रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ न्यूपा। फर्स्ट क्या करती है, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, ये लीडरशिप प्रोवाइड करती है इन रिफॉर्मिंग एजुकेशनल पॉलिसीज़, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एट ऑल टायर्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्स। सो मेनली हमने ऑल टायर्स यहाँ पे का मतलब, टायर्स ऑफ एजुकेशन का मतलब है जैसे लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, ये सब एजुकेशन के टायर्स हैं, और जिसमें ये क्या करती है, लीडरशिप प्रोवाइड कर रही है किस तरह से एजुकेशनल पॉलिसी को रिफॉर्म किया जाएगा, प्लानिंग होगी, मैनेजमेंट होगी, वो सब। दैन नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में, पॉलिसीज़ उसके रिगार्डिंग बनानी, प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन करनी थ्रू इट्स इंटरडिसिप्लिनरी इंटरवेंशंस के थ्रू, स्पेशली एडवांस लेवल टीचिंग और रिसर्च मेथड के थ्रू इसको डेवलप किया जाता है। देन इसका फंक्शन है असेसिंग एंड एनालाइजिंग एमर्जिंग ट्रेंड्स इन द एजुकेशनल डेवलपमेंट। अब कई सारे देखा है हमने आजकल के टाइम में, अब ऑनलाइन सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है इतनी, तो हर चीज़ डिजिटल हो रहा है सब कुछ, तो इसीलिए एजुकेशन को भी एमर्जिंग ट्रेंड्स के साथ साथ एनालाइज करके उसको असेस किया जाता है एजुकेशनल की डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि हम न्यूपा जो है वो आइडेंटिफाई करे एमर्जिंग चैलेंजेस क्या क्या हैं एजुकेशनल प्लानिंग में, उसके अकॉर्डिंगली ही मैनेजमेंट जो है वो फैसिलिटेट करता है कि फॉर्मुलेशन किया जाए, अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, ऑप्शन जो ऐसे स्टेट स्पेसिफिक प्रोग्रामिक इंटरवेंशंस जो है वो हो। देन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट देना, टेक्निकल सपोर्ट किसको देती है, सेंट्रल को एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को इन एजुकेशनल पॉलिसी और प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अब ये कई सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाती हैं एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी एजुकेशन के लिए काम कर सके ऑफ द कंट्री, जितने भी हमारे मतलब एजुकेशन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो एजुकेशनल प्लानिंग की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाती हैं।
डेवलपिंग एक्सपर्टाइज अमंग यंग स्कॉलर्स को एक्सपर्टाइज करना थ्रू प्रोग्राम जैसे एम फिल या पीएचडी के थ्रू या अदर कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उसके थ्रू एक्सपर्टाइज करना एक पर्टिकुलर फील्ड में एक पर्सन को, वो सब चीज़ें ये ऑर्गेनाइज करती हैं, कंडक्ट कर रही हैं। कंडक्टिंग रिसर्च, कई सारे रिसर्च कंडक्ट कर रही हैं ऑफ स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए। एक्सटेंडिंग एडवाइजरी सर्विसेज, और ये कई सारे अपनी एडवाइजरी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हैं टू नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। देन फंक्शनिंग एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर डिमेंसिएशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। क्लियरिंग हाउस का मतलब है कि एक ऐसी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि कलेक्ट करती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है कुछ कोई भी चीज़, स्पेशली इन्फॉर्मेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो एक इस तरह ये रोल अपना परफॉर्म करती है क्लियरिंग हाउस के तौर पे भी। देन प्रोवाइडिंग अ फोरम क्या है? फोरम एक ऐसा स्थान है या सभा है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ को। सो ये एक फोरम है जहाँ पे अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस अमंग पॉलिसीज़ मेकर्स और प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एकेडमिक्स को जो है ये कई सारी आइडियाज़ और एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे शेयर किया जाता है, तो ये एक तरह की फोरम भी इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट इंस्टीट्यूट हमारा जो इसमें है वो है SCERT, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसको भी एक ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया है। ऑटोनॉमस बॉडी हमने अभी समझा था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो होली और पार्शली रन करता है ऑन द फंड्स और ग्रांट्स ऑफ कंट्रोल बाय द सेंट्रल और गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है। और SCERT डील करता है इन स्कूल एजुकेशन में एंड एकेडमिक्स में, जैसे कि करिकुलम फॉर्मुलेशन करना, टेक्स्ट बुक बनाना, टीचर्स की हैंडबुक्स बनाना, टीचर्स ट्रेनिंग देना, और ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन मैटर्स ऑफ लाइक स्कूल रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है या रिलेटेड एजुकेशन के कुछ भी है तो ये उनको एडवाइस देता है। द ऑफिस ऑफ SCERT जो है वो दिल्ली में है, और जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन असाइंड SCERT को असाइन किया गया टू वर्क ऑन कोर्स कंडक्ट के ऊपर काम करेगा, करिकुलम कंस्ट्रक्शन पे काम करेगा, एडमिशन्स, एग्जामिनेशंस, गाइडेंस एट्सेट्रा। एंड इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर 9 डाइट्स मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को ये लुक आफ्टर करता है, जो कि दिल्ली के हैं, और ये इंश्योर करता है देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग को ये देख सकें। SCERT हैज़ अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, किसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है? टू द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, और पर्टिकुलरली टीचर एजुकेशन में भी। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? मटेरियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कई सारे मटेरियल्स लाइक करिकुलम किस तरह का है, टेक्स्ट बुक्स हो गई, ये सब कुछ जो है स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है टीचर्स को। एंड इट ब्रॉट अबाउट 215 पब्लिकेशंस भी ये लेकर आया था बिटवीन द ईयर्स 1988 से लेकर 2005 के बीच में। सो अब इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि SCERT कैसे इस्टेब्लिश हुआ। सो SCERT जो कि दिल्ली में है इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की, जो कि इट इज़ अ नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, हम उसको बोलते हैं नोडल एजेंसी, जो सपोर्ट करता है या टेक फॉरवर्ड इट्स एक्टिविटीज़, जो आगे किसी भी काम को फॉरवर्ड, आगे काम एक्टिविटीज़ को लेकर जाए। रिकोगनाइज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि रिकोगनाइज किया गया बाय NCTE, किसके लिए? फॉर एडमिशन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कोर्स कंडक्ट, गाइडेंस के लिए, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तौर पे इस सबको ये फोकस किया गया इन पे। एंड इन द एरिया ऑफ प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, और एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये सब इसका मेन जो है हमने देखा है क्या किस तरह की बॉडी है। देन May 27, 1988 में हम देखते हैं इन परस्यूरेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ NPE 1986, मतलब कि अब कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 की रिकमेंडेशंस पे इसका जो प्रोग्राम एक्शन है द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को एस्टेब्लिश किया गया था एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ऑन May 27, 1988 में। किस लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया? ताकि ये प्रोवाइड कर सके एकेडमिक रिसोर्स को
सपोर्ट कर सके इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन दिल्ली में। तो ये सब इसलिए इसको बनाया गया। हम अभी दिल्ली के कंटेक्स्ट में SCRT ये स्टेट लेवल पर हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमने दिल्ली का है। कई सारे ऐसे SCRTs जो मतलब स्टेट लेवल जो काउंसिल्स हैं ये बनाए गए हैं अलग अलग स्टेट्स में, बट अभी हम ये दिल्ली के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। देन SCRT ऑल्सो ओवरसीज एंड प्रोवाइड्स नेसेसरी गाइडेंस। अब ये कई सारे ओवरसीज़ मतलब वर्क को देखता है और नेसेसरी गाइडेंस भी देता है टुवर्ड्स इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ऑफ जो 9 डाइट्स की भी हमने बात की थी ऑफ दिल्ली, विच अमंग अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो कंडक्ट्स, जिसमें कि हम देखते हैं कि ईयर्स प्री सर्विस डिप्लोमा कोर्स की बात की गई है इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन में। सो ये ओवरसी करता है और गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स सी द एम्स ऑफ SCRT। क्या एम्स हैं? फर्स्ट इज़ प्रोवाइड एकेडमिक रिसर्च एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग। ये सपोर्ट दे रहा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट द स्टेट, जो स्टेट लेवल पे एकेडमिक रिसर्च और एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। देन प्रोवाइड एकेडमिक बैकअप है, एक लीडरशिप और गाइडेंस सजेशन देता है, किस लिए? ताकि क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की जा सके एजुकेशन की एट द प्राइमरी लेवल पे, एंड थ्रू रीओरिएंटेशन किया जा सके एजुकेशनल कंटेंट और उसको प्रैक्टिस में लाया जा सके। देन प्रोवाइड लीडरशिप एकेडमिक गाइडेंस एंड सजेशंस देता है टू द डाइट्स हमने पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड GTTIS मतलब गवर्नमेंट एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ये सारी लीडरशिप प्रोवाइड करता है। देन ऑर्गेनाइज इनोवेटिव प्रोग्राम्स। ये कई सारे इनोवेटिव प्रोग्राम्स जो है उसका प्रोपोगेशन करता है ताकि न्यू ट्रेंड्स के साथ मतलब न्यू ट्रेंड्स को फॉलो किया जा सके। अप्रोचेज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, कई सारे अप्रोचेज़ को फॉलो अप किया जा सके। देन ऑर्गेनाइज क्रिएटिव प्रोग्राम। ये कई सारे क्रिएटिव प्रोग्राम्स को भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, लाइक साइंस फेयर्स, ड्रामा, स्टूडेंट साइंस सेमिनार्स कंडक्ट करता है, यूथ पार्लियामेंट, कमिश्नर कप ऐसे राइटिंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन एट ग्रास रूट लेवल टू प्रमोट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये सब जो है SCRT काम करता है इसका। नेक्स्ट इज़ रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ SCERT। अपरवाइज द वर्किंग। जो वर्किंग है उसको ये पूरा सुपरवाइज करता है, विजिलेंस के तौर पे ये पूरा मॉनिटर ध्यान रख रहा है किसकी? ऑफ द टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस लेवल पर जो हम ये प्रोवाइड कर रहा है वो सेकेंडरी ट्रेनिंग स्कूल्स एंड एलिमेंट्री ट्रेनिंग स्कूल्स को सुपरवाइज करता है। देन प्रोवाइड एक्सटेंशन सर्विसेज, जैसे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एट द ऑल लेवल्स इन द स्टेट। ये कहीं सारी एक्सटेंशन मतलब एक्स्ट्रा पीरियड दे देता है, टाइम देता है दैट समवन इज़ अलाउड फॉर समथिंग, जो भी एक्सटेंड कर दी जाती है डेट्स, तो ये सब एक्सटेंशन भी यही प्रोवाइड करता है। स्टडीज़ एंड इन्वेस्टिगेशंस, कई सारे स्टडीज़ को और इन्वेस्टिगेशन को ये कंडक्ट करता है ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन के तहत जो भी आती हैं वो सब ये करते हैं। देन इवेलुएट द अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और ये क्या इवेलुएट कर रहे हैं? अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन को इवेलुएट करते हैं प्रोग्राम्स एंड ट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट। देन टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स, और ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम्स को इंक्लूडिंग कॉरेस्पॉन्डेंस कम कॉन्टैक्ट कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। वही सारी कहीं ना कहीं रेपिटेटिवली वही है मेनली। सो अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन के तौर पे हम क्या देखा अभी तक? हमने 3 इंस्टीट्यूशंस की बात करी, इंस्टीट्यूशंस देखे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज डिस्कस जो हमने अभी पढ़े, वो कहीं ना कहीं क्यों बनाए गए हैं, क्यों एस्टेब्लिश किए गए हैं? ताकि बेटर सिटीजन्स बन सके, गेट अ बेटर पेड जॉब मिल सके, और ये डिफरेंस बताता है बिटवीन गुड एंड बैड, हेल्प अस ग्रो एंड डेवलप, एंड दस वी आर एबल टू शेप अ बेटर सोसाइटी टू लिव इन बाय नोइंग एंड रिस्पेक्टिंग राइट्स लॉज। मतलब फॉर्मली एजुकेशन को प्रोवाइड करके एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से हम एक डिसिप्लिन वे में, बच्चा जब स्कूल जाता है उसको एजुकेशन प्रोवाइड दी जाती है, उसको वो सोशलाइज कैसे होना है सोसाइटी में, कैसे अपब्रिंग होना है उसकी होगी, वो सब जो है सिखाया जाता है। तो उसको एजुकेशन मिल रहा है, राइट्स लॉज का, रेगुलेशंस, ये सब। और एजुकेटिंग लाइक यूथ को एजुकेट करने से क्या होगा? विल बिकम द फ्यूल फॉर बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया बनेगा, जिसमें कि प्रोमोट किया जाएगा प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग होगी अगर बच्चा हमारा यूथ जो है इंडिया का वो वेल एजुकेटेड होगा और रिसर्च होगा इंडिया में। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर फिनोमिनल एफर्ट्स। इन इंस्टीट्यूशंस की एफर्ट्स की वजह से ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं कि फाउंडेशनल एजुकेशन बना सकें और स्ट्रेंथन कर सकें, और स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी पता चल रही है, और प्रोवाइड कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़
थ्रू एन इन्फॉर्म्ड रिव्यू, कई सारी मतलब इंफॉर्मेशन को गैदर करके, रिसर्च कंडक्ट करके, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करके, ये सब जो इंस्टीट्यूशन से हेल्प करे एजुकेशन को प्रमोट करने में। सो इसीलिए ये इन इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया गया। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और आई होप ये आपको टॉपिक समझ आया। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है किसी भी टॉपिक के बारे में, अगर कुछ समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और मैं आपके लिए इसी तरह से और वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल। थैंक यू।